हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके पहले पार्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स को कवर करा, जिसमें मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको समझाया फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे कहाँ से लेकर किस आर्टिकल तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सो फंडामेंटल राइट्स में हमने ये समझा कि क्या राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द सिटीजन्स देता है ना, प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें एज अ मोरल बेसिक फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। सो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया। ये हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया इन द पार्ट 4A में। ठीक है, आर्टिकल 51A। ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज कि ये मोरल ऑब्लिगेशंस फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशंस होते हैं टू सिटीजन्स, ये नॉन जस्टिसेबल होता है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स में जाना था कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, मतलब वी कैन चैलेंज देम इन कोर्ट, बट यदि कोई अपना ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो इट इज इन नेचर ऑफ नॉन जस्टिसेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसे किस कमेटी के थ्रू पेश करा गया था, तो दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ये पेश करा जाता है, और स्वर्ण सिंह कमेटी में ये क्वेश्चंस बहुत ही मल्टीपल स्टेट्समेंट में पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जब पेश करा फंडामेंटल ड्यूटीज को तो उसने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को सजेस्ट करा था, तो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्ट करी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ठीक है, उसके बाद जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 4A में शामिल किया जाता है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करा जाता है। याद रखने वाली बात है कि स्वर्ण सिंह ने 8 सजेस्ट करी थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करा गया तो उसमें 10 फंडामेंटल राइट्स फर्स्टली जब बने, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ तो ये 10 फंडामेंटल राइट्स के साथ इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेटर बाद में इन द ईयर 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट दैट ये एक ड्यूटी पुट करता है टू द पेरेंट्स और द गार्जियन कि दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कंपलसरी इन नेचर नहीं है, बट या इट इज़ अ मोरल ड्यूटी कि आपको अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को जस्ट अपॉर्चुनिटी देनी है एजुकेशन की। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, कि यदि कोई फॉलो नहीं करता है तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है हम जानेंगे, बट थोड़ा सा आप जान लो कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। इसलिए क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि उन्होंने बहुत सारे लॉज न्यू बनाए, ऐड करे, तो एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक छोटा सा संविधान का पिटारा। ठीक है, नाउ अब हम समझने वाले हैं कि ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है प्रेजेंट में, है ना, स्वर्ण सिंह ने 8 सजेस्ट करा था, जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस हुआ तो 10 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, और अब 2002 के इंक्लूजन के साथ इसमें अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, या ऑब्वियसली ये इन्फोर्सिएबल तो नहीं है, ना तो इन्फोर्सिएबल है, ना तो जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सिएबल है, बट फिर भी वो कौन से हैं जो हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया पता होने चाहिए कि हमारी ड्यूटीज है क्या। तो लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे ट्यून विथ मी कि क्या है वो सारे ड्यूटीज जो एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें पता होने चाहिए। तो अभी हम 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला
जो ड्यूटी है वो कहता है कि रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपके अंदर से एक पेट्रियोटिज्म आएगा, क्योंकि हमने हमारे हीरोज को देखा है कि किस तरह से उन्होंने फाइट करके, स्ट्रगल करके इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन जस्ट करा है ना। सो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। दूसरी की जो भी नोबल हीरोज थे हमारे, है ना, वी शुड चेरिश देम। सो चेरिश नोबल आइडियल्स ऑफ नेशनल स्ट्रगल फॉर मूवमेंट। हमारे इंडिया के नेशनल जो भी हीरोज पार्ट थे हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनको जस्ट हम आदर्श की तरफ फॉलो करें और उनको चेरिश करें, उनका रिस्पेक्ट करें, जिंदा रखें हम उनको आज भी, है ना। सो ये ड्यूटीज, दूसरी ड्यूटीज ये कहती है। नेक्स्ट ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। नेशन की इंटीग्रिटी मतलब पूरा नेशन एक है, हम सारे एक है। यूनिटी माने एकता हम में है, एंड सोवर्जिनिटी मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही डिसीजन इंडिया खुद ले सकता है, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, राइट। सो सोवर्जिनिटी ये कहता है, सोवर्जिनिटी का मतलब ही होता है कि इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन इन टर्म्स ऑफ इंटरनल केसेस एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, सो इससे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है कि डिफेंड कंट्री नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड। मतलब हमें तत्पर रहना है कि जब भी हमें हमारी ज़रूरत देश को पड़े तो हम तैयार हैं नेशनल सर्विस के लिए, राइट। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे और भी प्रोफेशंस में होते हैं। अब आप मेरे को कमेंट करना कि और किस प्रोफेशन से होते हैं, बाकी मैं आगे बताती हूँ। जैसे कोरोना के पीरियड में हमने देखा ना कि नेशनल ड्यूटी में डॉक्टर्स लगे हुए थे, नर्सेस लगी हुई थी, वार्ड बॉयज़ लगे हुए थे, राइट, पुलिस लगी हुई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हुए थे, न्यूज़ मीडिया के लोग लगे हुए थे, एंड और कौन से लोग होते हैं, सो कमेंट मी डाउन, राइट। सो नेक्स्ट कि हमें हार्मनी बनाए रखना है, ब्रदरहुड की फीलिंग को बनाए रखना है, चाहे वो किसी भी चाहे पर्सन किसी भी रिलीजन, लिंग्विस्टिक का हो, रीजन का हो, सेक्शनल डाइवर्सिटीज कितनी भी हो, बट वी हैव इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम हार्मनी बनाए रखें, ब्रदरहुड की फीलिंग नेशन में बनाए रखें, राइट। टू प्रिजर्व रिच कल्चर, हमारी जितनी भी रिच कल्चर है, आर्किटेक्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखें। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, मारना काटना नहीं है लिविंग क्रिएचर्स को। सो उनके प्रति एक सहानुभूति, उनके प्रति एक दया, राइट, उनके प्रति एक प्यार की भावना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ही आता है। सो हाउ नाइस इट इज़, है ना, कि आपको, चाहे आप तो ह्यूमन हो ही, है ना, और इसके अलावा जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनके अंदर भी लाइफ है यार, थोड़ा समझो, उनके अंदर भी लाइफ है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम उस कंपैशन, उस दया को जिंदा रखें, है ना। चोट लगने पर दर्द हमें होता है ना, तो और जितने भी क्रिएचर्स होते हैं ना, उनको भी दर्द होता है, दे कैन ऑल्सो फील दी पेन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ मैं नहीं कह रही हूँ ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें कंपैशन फीलिंग रखना है फॉर आवर लिविंग क्रिएचर्स, है ना, बिकॉज पेन इज अप्लाई टू ऑल, सबको दर्द होता है, सब फील करते हैं। देन डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब कि हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटीज़ को, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्म्स एंड इंक्वायरी जैसे चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। एंड नेक्स्ट इज सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब बस में, ट्रेन में, पब्लिक स्फेयर पर चीज़ों का नुकसान नहीं कर सकते हो, है ना। ऐसे बहुत से इंडिया में नॉन सिविक सेंस जैसी एक्टिविटीज़ आती हैं कि बस में गए तो बस का कुछ उखाड़ के हम ले आए, ट्रेन में जा रहे हैं तो कुछ उसका उखाड़ के लेके चले गए। ये आपकी ड्यूटी है, आपको समझना पड़ेगा। रोड पे चल रहे हैं तो कुछ भी फेंक फाक के चल रहे हैं, बस से चिप्स का पैकेट नीचे फेंक रहे हैं, इट इज़ योर ड्यूटी यार। आप सिटीजन हो इंडिया के, तो आपको अपनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई कि मैं 11 का 11 ड्यूटीज़ कवर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने फंडामेंटल राइट्स में भी सारे राइट्स आपको बताए थे कि आपके कौन कौन से राइट है, तो आप अपनी ड्यूटीज़ भी देखो ना।
और इट इज़ नॉट फोर्सेबल, ऑब्वियसली फोर्सेबल है ही नहीं, राइट आप पे फोर्स किया ही नहीं जा सकता। तो आपका मोरल ड्यूटी है, आपको समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को कि वो नुकसान जो भी हम करते हैं पब्लिक पर, वो किसी दूसरे को नहीं जाता या दूसरा उससे इम्पैक्ट नहीं होता, वी दी सिटीजन्स ही इम्पैक्ट होते हैं उनसे, उन सारे नुकसानों से, राइट। पब्लिकली यदि हम वॉशरूम की बात कर ले तो दे आर वेरी डर्टी यार, ऑब्वियसली कितने डर्टी होते हैं, ना तो कॉमन पीपल यूज़ कर सकते हैं ना तो कुछ। ठीक है, इंसान का तो इंसान है ही, उसमें हम पॉलिटिशियंस को भी कुछ नहीं कह सकते, उनको उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी दोष नहीं दे सकते, तो हम किसको कुछ क्या कहें, हम अपनी बातों को कहाँ पर रखें। सच में ना तो सुनने वाला है, ना तो समझने वाला है, ना तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी में लाने वाला है। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं, क्या आप भी ये फील करते हो? यदि फील करते हो तो आप भी अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन, मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ पब्लिक स्फेयर में कि कुछ भी सिस्टम नहीं है, और शायद दोस्त कहीं ना कहीं सिटीजन का भी है, एज वेल एज सिटीजन्स के साथ साथ जो हमें हमारे ऊपर 5 सालों के लिए रहते हैं ना, उनका भी दोष है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड से ताली बजती है, ताली के लिए दोनों हाथों का रहना ज़रूरी होता है। सो आप बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार ऑडियंस है, मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट है कि एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। आपको अपने एक्सीलेंस को बढ़ाना है जिसमें भी आप जो भी जानते हो, ताकि आप इंडिविजुअल लेवल पर ग्रो करोगे तो आपकी इंडिविजुअलिटी की ग्रो आपके नेशन को कलेक्टिव वे में इफेक्ट करेगी। जब जो भी आपका एक्शन है वो एक्शन आपको रिकॉग्निशन देगा इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो आपके जस्ट नेशन को प्राउड फील करवाएगा, है ना, आपको और आपके नेशन को प्राउड फील करवाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कि 11th पॉइंट ऑन द रिसेंट वन, है ना, जो कि फंडामेंटल राइट में 2002 में जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, दैट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कि मोरल ड्यूटी होगी पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाए, ठीक है। तो गार्जियन और पेरेंट्स से ये दरख्वास्त है कि वो ऐसा करे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि क्या क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं। सो प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे जस्ट फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करें। जैसे कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो ना, नो बुराई, लड़ना ही चाहिए, अपने लिए नहीं खड़े होगे तो आपके लिए कौन खड़ा होगा, बट ड्यूटीज़ को भी समझो, जितना हो सकता है पॉसिबल है ना उतना तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करो।